चंद्रशेखर, आपका एक बार फिर से टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है। कल हमने देखा कि आप कितने अंदर से, हृदय से इस बात को महसूस कर रहे थे कि आपकी आंखों से भी वो कष्ट जो है वो छलक आया था। कल आपने एक अपील की थी, आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये कह दिया जाए कि मैं छोटा भाई हूं, साथ आ जाऊंगा। वो भी नहीं हुआ, वक्त बीत गया। चंद्रशेखर जी, देखिए, वो दर्द मेरा चुनावी गठबंधन या सत्ता के सुख के लिए नहीं है। वो दर्द मेरा जिस समाज से मैं आता हूँ, बहुजन समाज से, उनके लिए। और वो दर्द मेरा आज का नहीं है, वो दर्द मेरा उस मिशन मूवमेंट का है जो माननीय काशीराम साहब हमें सिखा के गए। मैं तो समझता हूँ कि हमने देश का कोई मामला हो, प्रदेश का कोई मामला हो, हमने हमेशा त्याग किया करके अपने देश को प्राथमिकता दी है। आज लड़ाई संविधान बचाने की, देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी जो विभाग है उनको बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैंने उनसे अपील की थी, उन्होंने एक आरोप टाइप मेरे ऊपर लगा दिया था कि भाई वो सीटों की परवाह कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, या उन पर किसी का फोन आया। तो मैंने इसलिए उनसे अपील की थी कि अगर बात इस बात की है कि मुझे कोई लालच है, तो मुझे लालच है बहुजन समाज के हितों के, उनके मुद्दों का। ओबीसी में क्रीमी लेयर, दलितों के आरक्षण के साथ जो छेड़खानी हो रही है, पिछड़ों के आरक्षण के साथ जो छेड़खानी हो रही है, प्रमोशन में रिजर्वेशन दलित पिछड़ों को मिले, आदिवासियों को मिले, जो बंद हो गया है, जो बैकलॉग जिस तरह से बिल्कुल जीरो हो गया, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उनको जनरल सीटों में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। जिस तरह से तमाम तरह से सरकारी बजट, जो बजट था शिक्षा का, खत्म कर दिया गया वंचित वर्ग के लोगों के लिए। मुझे वो दर्द है और उनसे ज्यादा है। आपने तो ये मैं समझता हूं, मैं इस आंदोलन में तैयार हुआ हूं। जी, आपने ये कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, बस इतना कह दिया। ये लालच के ऊपर मेरा स्टेटमेंट है। कल जब मैं भावुक हुआ था तो मेरी दिली बात ये थी कि मैं जिस आंदोलन के प्रति समर्पित हूं, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उस पर अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है तो मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई की बात रखी। मैं सच्चा हूं ना, इसलिए भावुक हो गया। वरना आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कभी झुके नहीं है, और वो आज जो कुछ है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, संघर्ष की वजह से, ना किसी नेता की देन है। तो मेरा प्रयास है, मैंने कल भी कहा था, अब अगर किसी कारण से बीजेपी सत्ता में वापसी करती तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो नहीं चाहते कि वंचित और बहुजन वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं। वरना दलितों की उत्तर प्रदेश में हैसियत है, और पिछले आंदोलन में दलितों ने अपनी सरकार बना के साबित भी किया है। नहीं तो आपकी इस अपील का भी कोई फर्क आपको क्या लगता है कि आपकी दो बातें मैं समझना चाहता हूं चंद्रशेखर। आपकी दी हुई है डेडलाइन, इसके बाद अब आप कोई विचार नहीं करेंगे? उधर से अगर ऑफर, अब डिलेड ऑफर आता है, थोड़ा विलंब से ऑफर आता है कि नहीं आ जाइए साथ में, तो भी आप कोई विचार नहीं करेंगे, या अभी उसके लिए आप सोचेंगे? रास्ते खुले हुए हैं, नंबर एक, क्योंकि डेडलाइन आपकी दी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, नंबर एक। तो मैं ये समझना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि डेडलाइन के भीतर उधर से रिएक्शन क्यों नहीं आया? आपको वजह क्या लगती है? पहली बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं राजनीति को इतना नहीं समझता हूं कि राजनीति, धोखे की राजनीति किस तरह होती है। मैं तो एक ही चीज समझता हूं कि हम लोग मिलके आज जो माहौल है प्रदेश को बचाने की जो बात है, जिस तरह से हक अधिकार छीन रहे हैं, महिलाओं पे शोषण हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां निकल नहीं सकती हैं, और उनका सशक्तिकरण पे कोई बात नहीं हो रही, किसानों पे, मजदूरों पे कोई बात नहीं हो रही, उनके साथ खेल हो रहा है। मैं तो इसको लेके अपनी बात को कल का मैंने जो है ना अपनी बात रखी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप इस तरह से करते हैं, इन सब चीजों के बाद करते हैं, तो इसका मतलब आप जानबूझ के मेरा समय जो है ना किल कर रहे हैं, समय मेरा जो है ना नष्ट कर रहे हैं कि भाई। और मुझे पिछली बात पे भी यही कहना पड़ेगा, मेरी लड़ाई यही थी, मेरा विरोध यही, इसी बात को मैंने दर्ज कराया था कि जब आप 2 महीने से बात कर रहे थे, अगर आपको नहीं प्रतिनिधित्व देना था तो आप जो है मुझे मना कर देते, तो मैं अपनी तैयारी करता, मैं आपके भरोसे ना रहता। आज आके आपने जो हिस्सेदारी की बात थी उसका पूरा रूप बदल दिया, आपने ना के बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात कर दी, तो फिर ये क्या बात हुई? ये तो नकारना हुआ। तो ये अपमान था, इस बात की बात मैंने रखी थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपने दूसरा सवाल किया कि ऐसा क्यों, तो ये उनकी इच्छा है, मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। जो मेरे ऊपर उन्होंने एक तरह का तंज कसा था, उसकी मैंने इच्छा जाहिर कर दी थी। बाकी दलित अपने रीढ़ की हड्डी से मजबूत है, अपने संघर्ष से मजबूत है। और मैं गुरु गोविंद सिंह जी की इस बात को भी मानता हूं कि कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो साढ़े निज बल लियो। जिसमें दम होता है वो ले लेता है, अपने बल से लिया जाता है।
तो मेरा बल बहुजन समाज की एकता है, ठीक। शोषित वंचितों के न्याय हक अधिकार की बात है, चंद्रशेखर और मैं जी उसके लिए प्रयास कर रहा था। चंद्रशेखर जी, दो बातें और हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपने किसके लिए ये कहा है कि विरासत से सियासत के फैसले तय नहीं होते? देखिए, मैं समझता हूं ना, भारत में धनतंत्र की राजनीति है। जिनके पास पैसा होगा वही लड़ेंगे, जिनके पास जो है साधन होंगे वही लड़ेंगे, जिनके पास राजनीतिक पहचान होगी उन्हीं को नापा तोला जाएगा। मैं समझता हूं इसी के खिलाफ माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया था। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने, जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने सुनिश्चित किया था कि जिसके पास वोट होगी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, एक मजदूर किसान का बेटा हो या मजदूर किसान हो, उसकी भी वोट की वैल्यू इतनी बराबर होगी जितनी राष्ट्रपति की होगी। तो यहाँ एक सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात है। मैं समझ रहा हूँ जितने भी गठबंधन के साथी किसी भी गठबंधन में गए, क्या उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की? क्या वो बिना हिस्सेदारी के किए गए? और जब दूसरे नहीं गए तो मैंने अगर अपनी हिस्सेदारी मांगी तो मैंने क्या गलत कर दिया? लड़ाई हिस्सेदारी की, सामाजिक न्याय की है। क्योंकि समाजवादी सरकार 12 से 17 जो उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने किया है, उनके ऊपर लोगों की शंका थी और उनको, हमारे लोगों को ये विश्वास नहीं है कि अगर हमारा प्रतिनिधि वहां नहीं होता है तो फिर उसका नुकसान होगा। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए एक घटना बता देता हूं। ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल आया था जो संविधान के विरोध में था। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण कहना बहुत अच्छी बात है, नेता कह देते हैं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था किस लिए है इसको समझना पड़ता है। तो जब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल आया तो सारे नेताओं ने, जो पिछड़े और दलित वर्ग के नेता थे, माइनॉरिटी नेता, उन्होंने हाथ उठा उठा के समर्थन किया था, जबकि वो संविधान की हत्या थी। तो उस दिन हमारे लोगों ने हमसे कहा कि अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा वहां तो हमारे हितों की रक्षा हो नहीं सकती, ना ही संविधान के विरोध में कोई कदम उठेगा तो उस पर चर्चा होगी। जब ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हो जाता है, कोई नेता नहीं बोलता है, तो फिर तकलीफ होती है। इसलिए हमारे पिछड़े और दलित और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो अपने अधिकारों के, आदिवासी जो लोग हैं, अपनी चिंताओं में हैं और उनकी चिंता का समाधान के लिए मैं वहां गया था। और अब हमने तय किया है, पार्टी कोर कमेटी मीटिंग कर रही है, जिनका फोन, जो अखिलेश जी पूछते हैं ना फोन किसका आया था, वो फोन वाली जो टीम है मीटिंग कर रही है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम फैसले अहंकार में और तानाशाह होकर नहीं लेते। तो जो वो डिसाइड कर देगी हम उस पर काम करेंगे और जल्द मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखूंगा, सारे मीडिया के साथियों को सूचित करूंगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश का रवैया तानाशाही मैं ये भी समझता हूं वाला है कि अगर मेरी नहीं, मैं तो खुद के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई मेरी निष्ठा, मेरे त्याग, मेरी सत्यता को बहुजन आंदोलन के प्रति जो है, अगर उसको कोई मेरी कमजोरी समझता है तो ये गलतफहमी हो सकती है। तो क्या अगर टाइम्स मैगजीन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता का नाम आता है तो वो भीम आर्मी की मेहनत की वजह से। ठीक है चंद्रशेखर, एक बात बताइए, कहा ये भी जा रहा है कि पिताजी मुख्यमंत्री थे, ना मेरी बुआ मुख्यमंत्री। ठीक है, ये बात तो आपने कही दी कि हम विरासत में सियासत नहीं मिली हमको, लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या दूसरे खेमे से भी आपसे बातचीत हो रही है? क्या संजय निषाद साहब आपसे बात कर रहे हैं और क्या उधर जाने के बारे में भी आप फैसला ले सकते हैं? देखिए, संजय निषाद साहब पीड़ित हैं और आप जानते हैं कि वो आरक्षण की, निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिले, इस लड़ाई को वो लड़ रहे थे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, वो भी पीड़ित हैं और वो गलत खेमे में है। वो मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि विरोधियों के खेमे में मैं ना पहले कभी खड़ा हुआ था, ना आज खड़ा हूँगा। वो मेरे भाई हैं, अगर वो उस खेमे में ना होते तो शायद मैं उनकी बात पे, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता। और जैसा मैंने कहा ना, पिछड़ा जो है ना, पिछड़ा, ये आप हमारे उसमें पिछड़ा वर्ग है, मैं इसको बिछड़ा हुआ कहता हूँ। हमारे आंदोलन में कहते हैं बिछड़ा हुआ। ये हमसे बिछड़ा हुआ हमारा बड़ा भाई है। हम क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का सम्मान करते हैं, आपने इस खेमे को तो रूल आउट कर दिया, सम्मान करते हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा जी का सम्मान करते हैं। आपने इस खेमे को रूल आउट कर दिया, लेकिन संजय सिंह भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। वो खेमा कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, संजय सिंह अच्छे नेता हैं। मैंने अगर किसी को यहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के घोटालों के खिलाफ किसी को पुख्ता बात रखते देखा तो वो संजय सिंह है। तो मैं संजय भाई का भी धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं ना, मैं राजनीति में नया हूं, लेकिन मैंने लड़ना आज नहीं सीखा। मैंने लड़ना मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन से सीखा, तो मैं लड़ना जानता हूं। तो कोई भी जो क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है, लड़ने वाला है, वो किसी दूसरे का अपमान करेगा नहीं। मैंने नहीं सीखा। मैं किसी का राजनीतिक विरोध हो सकता है, मेरी पीड़ा जो थी मैंने आपको बता दी
कि आपने 6 महीने से बात चलाई थी, आप मेरा समय क्यों किल कर रहे थे? आप मुझसे एक बार कह के देखते कि अपने दम पे लड़ो, तो फिर मैं अपना दम दिखा। अभी भी हम अपना दम दिखाएंगे, तो आप जैसे कोर कमेटी आदेश करेगी। आपके इशारे में क्या मैं इसको और स्पष्ट रूप से ये समझूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और स्पष्ट अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाए जाते हैं तो आप उधर जाने में कोई समस्या नहीं समझते? देखिए, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ वैचारिक लड़ाई है, किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, मेरी आम आदमी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा था नेताजी ने कि किसी का फोन आया, तो हमारे ऊपर एक कोर कमेटी है, लोकतंत्र है, वो जो फैसला करेंगे उसका हम सम्मान करेंगे। और उस सम्मान के, दलित समाज के, वंचित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जब पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की बात आती है तो नेता घर में पड़ के सोते हैं। पिछड़े वर्ग के नौजवान जो है ना, अब जब 69 शिक्षक भर्ती का मामला था, या मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो है पंचायत में खत्म किया गया, तो वो नौजवान लड़ रहे थे, नेता घर में पड़े सो रहे थे। उनको क्यों लगा कि फोन आया होगा? साथियों से आया था क्या कोई फोन आपके पास? कि मैं कभी आपके मान सम्मान को से समझौता नहीं करूंगा। जी, कोई फोन आया मेरा था क्या? फोन सिर्फ आपके लिए यूज होता है, मीडिया के लोगों के लिए, मीडिया से बात करने के लिए। अभी बीजेपी के लोगों ने पेगासस और तमाम तरह की चीजें लगाई हुई है ना, तो मैं फोन पे सिर्फ मीडिया से बात करने के लिए होता है, जो सीधी बात हो रही होती है, जो सबको पता लग रही होती है। मैं फोन का यूज इसीलिए करता हूं सिर्फ। बाकी काम मैंने कहा ना कि जो भी आदेश आएगा कोर कमेटी का, भीम आर्मी की, हमारी राष्ट्रीय कमेटी का, भीम आजाद समाज पार्टी की, मैं उसको स्वीकार करूंगा और उनके आदेश के लिए जी जान लगा दूंगा। और कभी मैंने उनको निराश नहीं किया। और कभी दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने, आदिवासियों ने, जैन, सिख, बौद्ध पार्षदों ने मुझे निराश नहीं किया। ठीक है, बहुजन समाज की उन्होंने मेरा साथ दिया भरपूर, और उन्हीं के विश्वास पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। आगे भी उनके विश्वास पे इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। बहुजन समाज की बात आप करते हैं, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उनके साथ जाकर खड़ा होना चाहते थे। लोग ये भी समझना चाहते हैं कि बहुजन समाज के साथ समाजवादी पार्टी तो गठबंधन करके मायावती जी के साथ देख चुके हैं, तो जब चंद्रशेखर उनके साथ आकर खड़ा होना चाहते थे तो वेटेज भी देखा जा रहा होगा, ये देखा जा रहा होगा कि साथ आने से कब, कहां, क्या, कैसा हुआ। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? कंपैरिजन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं किसी चीज को नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संगठन को देखता हूं, जो बूथ तक है, जिसका जो सबसे अंतिम पद है वो विश्वास मित्र है, जो मुश्किल से 10 घरों के ऊपर काम करता है, वो मैं अपने संगठन को देखता हूं। और उस संगठन के बदौलत मैं अपनी क्षमता को तय करता हूं। मैंने कहा ना, हम बेचारे नहीं हैं। हमारी निष्ठा जो है वो बहुजन समाज इस आंदोलन के प्रति, बहुजन एकता के प्रति। बाकी हमने अपने दम से जो कुछ तैयार किया है वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने भाइयों के दम से तैयार किया, अपनी बहनों के दम से तैयार किया है। और मैंने कहा, कभी मैंने जिंदगी में स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं किया। जब मैं 16 महीने जेल में रहा तब मैंने समझौता नहीं किया। तब बीजेपी ने मेरे पास ऑफर भेजे कि आप कैराना चुनाव लड़ जाओ, तब मैंने समझौता नहीं किया। मेरी लालसा कभी सत्ता सुख की थी नहीं। मैं तो सत्ता सुख को ठोकर पे रखता हूं। दूसरा, मैंने जब दिल्ली में आज के दिन में रिहा हुआ था, आपको बता दूं, आज के दिन में रिहा हुआ था, मेरी पीठ पे 250 लाठियां पड़ी थी। जब मैं रविदास मंदिर, जब गुरु घर तोड़ देगा दिल्ली में तुगलकाबाद आंदोलन में, जेल गया था तिहाड़। मैं आज ही के दिन जो है ना रिहा हुआ था कल रात को, और आज के दिन में बाहर आया था अपने साथियों के बीच में। तो मैंने कभी सत्ता के आगे झुकना नहीं सीखा, कभी मैंने किसी कीमत पर बिकना नहीं सीखा, मैंने कभी रुकना नहीं सीखा, कभी थकना नहीं सीखा। और इस लड़ाई के लिए तो मैंने अपने परिवार को ये कहा कि 3 भाई हैं हम, इनको मुझे तो मरा हुआ समझना है, 2 भाई जो है ना इनके घर, इनको समझना कि जिंदा हैं। मैं तो कभी भी इस आंदोलन में किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं माननीय काशीराम साहब और डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया। इस समय इस आंदोलन से पीछे नहीं हटूंगा, और उनका सपना विकराल है, बड़ा। आपने TV9 भारतवर्ष पर ओपी राजभर साहब से सीधे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि मैं बात करूंगा, अखिलेश जी से वक्त लूंगा। जी। उसके बाद राजभर साहब का कोई फोन आया या आपकी बात हुई थी क्या उनसे? जी नहीं, मैं कल से पार्टी गाइडलाइन में जो मुझे काम दिए गए थे मैं उन काम को कर रहा हूं। और मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे कि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, जैसे एक मुझे किसी ने सिखाया, एक जो है ना, एक कहानी मुझे किसी साथी ने भेजी। उनको लगा कि कल से मेरे भावुक होने से मेरे हौसले थोड़े कमजोर पड़े। मैंने उनको बताया कि मेरी पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। बहुजन आंदोलन अगर एकजुट होगा तो यही उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता भी तय होगा, और ये उत्तर प्रदेश से ही जो केंद्र का रास्ता तय होगा, ये केंद्र की सत्ता की भी जड़ें हिला देगा, और हम लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे केंद्र में। तो अभी हमें किसने बताया कि जंगल में जब बड़े शेर होते हैं ना,
साउथ अफ्रीका में, वो जब 2-3-4 साल का कोई शेर तैयार हो जाता है तो उसको भगा देते हैं। उनको लगता है कि ये शेर जो है, ये जो तैयार हो रहा है, कल को ये ऐसा ना हो ये अपनी हक हिस्सेदारी की बात करे। तो मुझे किसने अभी भेजी थी ये स्टोरी की, भैया ये आप पढ़ना। चंद्रशेखर, आपने जो बातें कही हैं, मगर वो जो जंगल जो शेर है उसकी, चलिए, तो वो कहते हैं शेर, अब इस समय कौन सा शेर क्या कहने वाला है इस पर भी निगाह है, कौन सा 3-4 साल का शेर है और कौन इसमें पुराना शेर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।